धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 6 खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अगर हमें फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इन लोगों की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसजेंडर को लेकर फिर से एक बार एक मामला कोर्ट में पहुंचा है और इस बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। बता दें, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी विवाह करने का अधिकार दिया जाए और वो अधिकार हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत दिया जाए। उस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उसके बारे में बता देता हूं। उसमें कहा गया है कि यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअली हरासमेंट का जो मामला होता है उसमें जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी समान कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए। बता दें आपको, हमारे देश में जितने भी कानून बने हुए हैं वो यौन उत्पीड़न के हों या किसी और चीज़ के हों, वो सबको बराबर, चाहे महिला के साथ हो, चाहे पुरुषों का मर्डर हो जाए, चाहे महिला का मर्डर हो जाए, तो सबको समान कानूनी संरक्षण देते हैं। ठीक उसी तरीके की बात इन्होंने पर यौन उत्पीड़न वाले मामले में उठाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि PIL दाखिल कर ये मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड जेंडर में माने जाएंगे, उनको स्वीकार्यता दे चुका है, लेकिन बावजूद इसके कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे उनको यौन उत्पीड़न का शिकार होने के बाद इंसाफ मिल सके या कोई संरक्षण मिल सके। इसलिए इस मामले पर सुनवाई होना बेहद ज़रूरी है। IPC 354 यानी कि IPC की धारा 354A का जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि बताइए इसमें कहाँ लिखा है कि ट्रांसजेंडर के साथ अगर छेड़छाड़ हुई या उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ तो उसको कैसे इंसाफ मिलेगा। इस धारा के तहत कानून एवं न्याय मंत्रालय को इस मामले में पार्टी बनाया जाए और इसके साथ ही मांग की गई है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भी इस मामले में पार्टी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जो सुनवाई होगी वो कैसे होगी। इससे पहले आपको पता है कि IPC की धारा 377 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था और कहा था कि अब अपराध नहीं है। प्राकृतिक अगर सेक्स किया जाए तो वो जो रेप वाला मामला है उसको 376 के तहत आता है और अप्राकृतिक जो सेक्स किया जाए उसको 377 के तहत पहले अपराध माना जाता था, लेकिन अब अपराध नहीं माना जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उम्र को लेकर अगर विवाद होगा तो मेडिकल एविडेंस को सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाएगी, ये कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार का। उन्होंने गाजीपुर के एक मामले में ये फैसला सुनाया है। मामला क्या है? एक नाबालिग बच्ची है जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखती है। उसका दावा है कि वो नाबालिग है, उसके परिवार का भी दावा है कि वो नाबालिग है और उसके साथ रेप किया गया है। तो आपको पता है जब से निर्भया वाला कांड हुआ था उसके बाद वर्मा कमेटी बनाई गई थी। वर्मा कमेटी ने सिफारिशें की थी और कहा था कि जो नाबालिग बच्चियाँ हैं उनके मामले में अगर कोई ऐसा गैंग रेप या रेप वाला मामला सामने आता है तो वहाँ पे पॉस्को लगाया जाए। ये एक अलग से कानून बनाया गया था, वरना 376 तो पहले से था, आज भी है। उसमें भी बदलाव किया गया था। 7 साल की सज़ा बढ़ा के 10 साल कर दी गई थी, 10 साल की सज़ा बढ़ा के उम्र कैद कर दी गई थी और फांसी तक की सज़ा का प्रावधान आगे चल के किया गया था कि 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनके मामले में फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इस दलित लड़की का रेप हुआ। रेप के बाद इसके परिवार ने दावा किया कि नाबालिग है, पुलिस ने भी नाबालिग इसको मान लिया और इसमें पॉस्को लगा के कार्रवाई अपना शुरू कर दी। बाद में मामला कोर्ट में पहुंचा और दूसरी पार्टी जो थी उसने लड़की को सर्टिफिकेट को चैलेंज किया, क्योंकि परिवार के तो 2 सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, एक 2001 का, एक 2004 का। 2004 के सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र अभी 15-16 साल होती है और 2001 के सर्टिफिकेट के मुताबिक जो है उसकी उम्र जो है वो भी इतनी ही
कमोबेश हो रही थी। तो ये मामला फंसने पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। मेडिकल बोर्ड से पूछा गया कि वो बताए लड़की की उम्र कितनी है। मेडिकल बोर्ड ने बताया लड़की की उम्र 18 से 19 साल है, यानी कि बलात्कार का मामला 6 महीने से चल रहा है। तो जिस वक्त बलात्कार हुआ उस वक्त लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी। ये परिवार हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ भी इसके सर्टिफिकेट पर ध्यान देने से साफ मना कर दिया और कह दिया कि ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय को सबसे ज़्यादा माना जाएगा। अलबत्ता यहाँ एक चीज़ ज़रूर कही कि गाज़ीपुर के सीजीएम कोर्ट ने जो किया, परिवार के लोगों को नहीं सुना, वो हमारे पे आरोप परिवार नहीं लगा सकता है। हमने उनको पूरा सुना है, अपना पक्ष रखने का मौका दिया है और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अगर उम्र को लेकर सर्टिफिकेट के ज़रिए विवाद होगा तो मेडिकल बोर्ड जो रिपोर्ट पेश करेगा वो सबसे अहम होगी। सुनवाई के दौरान थूकने वाले पर कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना और कहा कि अगली सुनवाई से पहले जुर्माने की रकम जमा कर दी जाए, नहीं तो अगली सुनवाई को भी टाला जा सकता है। गुजरात हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है यहाँ के जस्टिस एएस सुपैया हैं, वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। उसमें जो पिटिशनर था उसने अचानक थूक दिया, तो कैमरे पर उसको थूकता देखते हुए जस्टिस एएस सुपैया नाराज़ हो गए। उन्होंने फ़ौरन सुनवाई बंद कर दी और उस शख्स पर 500 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया और कहा कि अगली तारीख 7 अक्टूबर लगा रहे हैं, उससे पहले अगर ये पैसा जमा कर देगा जुर्माने का तो अगली तारीख को सुनवाई होगी, नहीं उसको भी टाल दिया जाएगा। मामला क्या है और क्यों कोर्ट पहुंचा था वो थोड़ा समझ लीजिए। भावनगर ज़िले का एक इलाका पड़ता है जैसर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है 4 लोगों के खिलाफ कि उन्होंने अपने एक पड़ोसी को मारा पीटा और जो है उसके साथ हिंसा की। इस मामले में ये लोग कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि साहब इस एफआईआर को जो है रद्द कर दिया जाए। उसी पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट और सुनवाई के दौरान उन्हीं 4 में से एक शख्स वहाँ मौजूद था। उसने अचानक सुनवाई के दौरान थूक दिया, जिस पर कोर्ट खासी नाराज़ हो गई और उस पर जुर्माना ठोक दिया। बता दें इससे पहले जस्टिस सुपैया कार में बैठकर एक मामले की सुनवाई कर रहे वकील द्वारा सिगरेट पीने पर, वकील जज के सामने थोड़ी बैठा है कोर्ट के अंदर, कह रहा है भाई सुट्टा भी मार लूँ, ठीक है, तो वो सुट्टा मारने वाले वकील पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा चुके हैं। तो ये दूसरा मामला है और बहुत सख्त टिप्पणी उन्होंने की। आजकल नए नए चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आपको पता है कोरोना के चलते लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते वर्चुअल सुनवाइयाँ हो रही हैं। कोई वकील हुक्का गुड़गुड़ाने लग जाता है, कोई वकील जो है उठ के चला जाता है, सामने कुछ पेपर रख देता है कैमरे के, फिर उसके बाद कुछ और करने लग जाता है, तमाम तरीके की चीज़, कोई लेट के बात करने लग जाता है, कोई फॉर्मल ड्रेस में जज के सामने पेश हो जाता है। तो तरह तरह की चीज़ें उभर रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरे राज्यों से शादी करके आई बहुओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। ये बहुत बड़ी खबर राजस्थान हाईकोर्ट से आ रही है और मुझे लगता है ये मामला आने वाले दिनों में शायद तूल पकड़ेगा और इस पर तरह तरह की बहस और चर्चाएं ज़रूर होगी। हम भी किसी से इस मामले पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो आरक्षण के मामलों को देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस हैं सतीश कुमार शर्मा, उन्होंने ये फैसला सुनाया। उनका कहना है कि दूसरे राज्य की रहने वाली लड़कियां हैं जिनकी शादी राजस्थान में हो जाती है या दूसरे राज्य के रहने वाले कोई शख्स हैं, व्यक्ति हैं, वो आके राजस्थान में बस जाते हैं, तो उन लोगों को नौकरी में और पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो हैं, भाई उज्ज्वला योजना का फ़ायदा है, किसी और चीज़ का फ़ायदा है, पेंशन का फ़ायदा है, वो फ़ायदा उनको दिया जा सकता है। और यहाँ एक शर्त उन्होंने और लगाई है, भले ही वो उस राज्य में भी और इस राज्य में भी उसी कैटेगरी के अंदर आरक्षण में आते हों, यानी कि वहाँ पे भी वो एससी अपने राज्य में भी और यहाँ पे भी वो एससी है, फिर भी उसको पंचायत चुनाव में और नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाँ, ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट ज़रूर किए जा सकते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऐसे लोगों को जारी किया जाएगा उस पर एक डिस्क्लेमर लगा दिया जाएगा कि ये सर्टिफिकेट नौकरी और पंचायत चुनाव के लिए मान्य नहीं है। ये बड़ी टिप्पणी इन्होंने की है। बता दें आपको, पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंची थी। तो हाई कोर्ट के जस्टिस अशोक कुमार के सामने मामला पहुंचा। उन्होंने महिलाओं को राहत तो दे दी, कहा कि ठीक है अपना नॉमिनेशन कर लीजिए, लेकिन जब तक हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई नहीं करेगा, कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाएगा, तब तक के लिए आप इसको लागू रखेंगे। उसके बाद जो हाई कोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो लागू होगा। तो अब हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आ गया है। मामला अशोक कुमार की बेंच से चला गया था सतीश कुमार शर्मा के यहाँ, और सतीश कुमार शर्मा ने सुनवाई करने के बाद वो सब कहा जो मैंने आपको बताया कि भैया दूसरे राज्य से बहू ब्याह के लाए हो, अब अपने ही राज्य में शादी करनी पड़ेगी भाई राजस्थान वालों को, और सब लोग अपने अपने राज्य में शादी करेंगे। तो जिस भारत की हम बात करते हैं
क्या वो बन पाएगा? बन तो तभी पाएगा ना, इस राज्य की बेटियां दूसरे राज्य में जाएं, दूसरे राज्य की बेटियां इस राज्य में आएँ, और तभी हम लोग कहें कि हाँ भाई ये एक भारत बन रहा है। ये तो चीज़ें ऐसे सिकुड़ती चली जाएगी ना भाई। कल को ये होगा भाई, इस ज़िले का छोरा इसी ज़िले की छोरी से शादी करेगा भाई, दूसरे ज़िले की छोरी से कर ही नहीं सकता। खैर, मामला जो दलील दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में ऐसा फैसला सुनाया था और उसके बाद 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नज़ीर के तौर पे हाई कोर्ट के फैसले में शामिल किया गया है, क्योंकि एडवोकेट जनरल ने ये बात सरकार की तरफ से रखी थी। अब यहाँ एक चीज़ सोचिए, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली कश्मीर की बेटियों को कश्मीर में नहीं मिलता है अधिकार। सुना होगा ना, वो खूब भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार चिल्लाते थे, तो यहाँ क्यों नहीं चिल्ला रहा भाई कोई? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट झीरम घाटी मामले में, या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट झीरम घाटी नक्सली हमला मामले में 29 सितंबर को सुनवाई करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। क्या है मामला, पहले झीरम घाटी वाला वो बता देते हैं हमको। 2013 में बस्तर जिले का जो झीरम घाटी इलाका है वहाँ पे नक्सलियों ने हमला कर दिया था, और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं समेत जो वहाँ के प्रमुख भी थे, उनमें से एक दो उन नेताओं समेत 29 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद एक न्यायिक आयोग बनाया, वो मामले की जांच कर रहा है। तो उसमें 6 ऐसे गवाह न्यायिक आयोग ने शामिल किए जिनको लेकर जो है सवाल उठे, और सवाल उठने के बाद न्यायिक आयोग से कहा गया कि वो इन गवाहों की जांच करे, लेकिन न्यायिक आयोग ने जांच करने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुँच गई। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कोई राहत नहीं दी, तो उसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो चुका है। 25 मई 2013 की वो घटना थी जब बस्तर जिले में प्रचार के दौरान कांग्रेस के जो नेता हैं उन समेत 29 लोगों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन बीजेपी वाले नक्सल फैलाने का आरोप किस पे लगाते हैं जी? कांग्रेसियों पे। मर वही रहे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रिश्वत लेना ही नहीं, देना भी अपराध है, ये कहना है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। और इसके बाद हुआ क्या, वो थोड़ा बड़ा दिलचस्प है, उसे थोड़ा गौर से सुनिए। ऐसे रिश्वत देने लेने के एक मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। तो हाईकोर्ट ने कहा भैया तुमने रिश्वत दी है, चलो उनने ली है, मान लेते हैं उनने अपराध किया, पर तुमने दी, तुमने भी तो अपराध किया। तो इसके बाद जो वकील साहब थे वो बड़े सक पका गए। उन्हें लगा यार मेरे जो मुवक्किल हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन हाईकोर्ट ना ले ले। उन्होंने कहा माई बाप मैं तो ये पिटीशन वापस लेना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है वापस ले लो। वापस लेने का आदेश करते ही इस पिटीशन को खारिज कर दिया। बताते हैं मामला क्या है। मामला रीवा ज़िले से जुड़ा हुआ है। वहाँ का एक इलाका है सगड़ा पटुल्की में नौकरी दिलाने के नाम पर एक वहाँ के प्रधान अध्यापक, यानी कि जो सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक 5,000 रुपये की रिश्वत ले लेते हैं, ना बाद में नौकरी लगवाते ना कुछ करते। ये मामला पहुंच जाता है लोकायुक्त में। लोकायुक्त से आदेश हो जाता है भाई इनके खिलाफ, टीचर के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई करे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोप इसमें लगाया गया। तो अब ये जो पीड़ित है जिससे रिश्वत ली गई, ये पहुंच गया हाईकोर्ट। इसने कहा साहब बताइए, लोकायुक्त के आदेश के बाद FIR तो दर्ज कर ली गई, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है सुनते हैं इस मामले को, पर यह बता रिश्वत लेना तो अपराध है, रिश्वत देना भी तो अपराध है, तूने भी तो अपराध किया ही है। तो उसके बाद वही सब कुछ हुआ जो मैंने बताया कि उसने कहा हम अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग रिश्वत देते हैं वो शौक में तो देते नहीं, मजबूरी में देते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उनको मजबूर कर देता है या झांसे में फंसा लेता है, और ये अपने भविष्य को, अपने परिवार को देखते हुए रिश्वत दे के अपना काम करवाना चाहते हैं। चोट करनी चाहिए थी इस सिस्टम पर। जैसे दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं, लेकिन क्या दहेज लेना और देना रुक गया? बड़े बड़े मंत्री दे रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री ले रहे हैं। लड़का अगर IAS IPS भी बन जाए तब भी घर वाले कह रहे हैं हमारे वाले को तो दहेज चाहिए, और इब जा तो दहेज घना चोखा चाहिए कोठा भर के। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।